नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 के अंतर्गत आने वाले इस अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ आपके सामने है, मैं पढ़ता हूँ, बाद में इसका अर्थ आपको समझाता हूँ। क्या लिखा है इसमें कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बच्चों, ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि लेखक यह कह रहा है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, वह कैसे पिता के आंगन में खेलती हैं, है ना, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। तो नदियों के बारे में भी ऐसा ही वर्णन कर रहा है। शुरुआत में जो है लेखक यह कह रहा है कि अभी तक तो लेखक ने ना नदियों को दूर से ही देखा था। बहुत ही गंभीर वह दिखाई देती थी, बहुत ही शांत दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मानो नदियाँ जो है वो अपने आप में खोई हुई है, किसी संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी लेखक को। और लेखक के मन में इन नदियों के प्रति में बड़े आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि लेखक ने इन्हें दूर से देखा था और इन्हें जो है वह बहुत ही शांत मानता था। और ये भी बताया है कि माँ, दादी, मौसी, मामी की जिस तरह की गोद में बच्चा अक्सर खेलता है, उसी तरह वे इन नदियों की धारा में भी डुबकियाँ लगाया करता था लेखक, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, लेखक कहाँ पहुँच गया? हिमालय पहुँच गया। और वहाँ पर उसने जब देखा, जब वो हिमालय पर चढ़ा, तो हैरान हो गया कि उसको ऐसा लगता था कि ये जो दुबली पतली नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं, छोटी सी धारा जो है, वो आगे जाकर कितनी बड़ी नदियों का रूप ले लेती है, कितनी विशाल हो जाती है। यही यमुना, यही सतलज, यही गंगा, इनके बारे में लेखक जो है बताता है। इनकी उछल कूद का वर्णन भी करता है ना। और ये भी बता रहा है कि जब लेखक किसी लड़की को देखता है या किसी कली पर जब वह मोहित हो जाता है, तो वो इतना कौतूहल और विस्मय के उसमें नहीं होता, उसे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की, इन नदियों की बाल लीला को देख करके होता है। अब अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है? कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब यहाँ पर लेखक यह कह रहा है बच्चों कि अक्सर बेटियां तो अपने पिता के पास ही बड़ी प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ये नदियां जो हैं इतने अच्छे हिमालय को छोड़कर, अपने पिता समान हिमालय को छोड़ करके कहाँ भटकी और भागी जा रही हैं? कौन है जो इनकी प्यास को बुझाएगा भला? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, अब हिमालय का वर्णन कर रहा है लेखक, खूबसूरती का। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। अब ये जो शब्द आया है ना, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य काय का मतलब होता है बच्चों, जो पहाड़ होता है ना, उसके ऊपर की जो भूमि होती है, जो कि एकदम समतल होती है, सपाट होती है, उसको कहते हैं आदित्य काय। और सरसब्ज का मतलब क्या है? सरसब्ज मतलब बहुत ही हरा भरा, है ना, प्राकृतिक तौर पर आप कह सकते हैं हरा भरा, लहलहाता हुआ, है ना, एकदम बिल्कुल हरियाली है सब तरफ। और उपत्यकाएँ, उपत्यकाएँ का मतलब होता है बच्चों घाटियों की बात हो रही है, ठीक है। आगे लिखा है ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन मतलब क्या? निकेतन का तो मतलब होता है घर, भवन, है ना। और लीला तो आप जानते ही हैं क्या है, जहाँ पे नदियाँ जो है खेल रही हैं, है ना, वो।
फिर आगे लिखा है, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चींटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो अब चोटियों से, सॉरी, वो गलती से मैंने उसे चींटियाँ पढ़ दिया बच्चों, चोटियाँ लिखा है। अब यहाँ पर जो है हिमालय का वर्णन हो रहा है कि यह बूढ़ा सा जो हिमालय है, यह अपनी जो चंचल बेटियाँ हैं, जो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सतलज, इनके पीछे कितना परेशान होता होगा, ये बताया जा रहा है। अगर हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछेंगे तो वह सिर्फ विराट मौन के सिवाय क्या उत्तर देगा। यह प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन है जो लेखक ने बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पर किया है बच्चों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस वाले पैराग्राफ की कि इसमें जो है क्या कहा जा रहा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाले में। लेखक लिखता है बच्चों कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। बच्चों, ये जो नदियों के नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं, आप जानते हैं कि आपने कक्षा 6 में इतिहास पढ़ा था, तो उसमें जो अध्याय 1 था उसमें हमने नर्मदा नदी और अनेक नदियों के बारे में बात की थी। तो ये सभी जो है सहायक नदियाँ हैं, है ना, जिनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है सिंधु की। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखिए कितने अच्छे से जो है लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है हिमालय की खूबसूरती का, समुद्र का, और ये जो दो महानद है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका। आगे लिखा है बच्चों कि क्या लिखा है आगे कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, है ना। फिर आगे लिखा है, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। सोचिए कितने अच्छे से प्राकृतिक रिश्ते को लेखक ने यहाँ प्रकट किया है। क्या कहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए अंतिम लाइन, कि मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होती है। क्योंकि हिमालय जो है वो एक पिता की तरह है लेखक की नज़रों में, जिसकी बेटियां हैं नदियां, और वो नदियों को किसे सौंप रहा है, समुद्र को। तो ऐसा कह रहा है लेखक कि जो हिमालय है वो ससुर है और जो समुद्र है वह दामाद हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे और भी अच्छा वर्णन है। लिखा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है कवि क्या कह जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कालिदास का भी उन्होंने जिक्र किया है, और वो बता रहे हैं कि कालिदास की जो रचना है ना मेघदूत, उसमें क्या होता है, आपको उसके बारे में पता होगा कि कुबेर का जो एक सेवक है वो अपनी प्रेमिका को क्या करता है ना कि संदेश भेजता है अपनी स्थिति का। किसके माध्यम से, बड़ा मज़ेदार है, बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। और बादलों से क्या कहा था उसने, उसमें रचना में कवि लेखक कह रहा है कि बेतवा नदी जो है उसके प्यार के बदले अपना प्यार जो है वो देते जाना। तुम्हारी वो जो प्रेमिका है वो तुम्हें पाकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि वो जो है तुमसे दूर रहकर उतनी ही दुखी है जितना कि मैं अपनी प्रेमिका से दूर रह कर के दुखी हूँ।
तो बच्चों यहाँ पर जो लेखक है ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो नदियाँ हैं जिनका स्वभाव बहुत ही चंचल है, इन्हें देख करके अचानक लेखक को याद आ गई उस महाकवि की यानी कालिदास की, जो कि नदियों के चेतन रूप को शायद इतना ही पसंद करते होंगे, है ना। तभी तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि नदियों को एक प्रेमिका के तौर पर जो है उनका मानवीकरण किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि जो भी व्यक्ति इन नदियों को पहाड़ी घाटियों में, या फिर आप कह लीजिए कि समतल आंगनों का भी इसमें जिक्र आया था, उसमें जब मैदानों में देखता होगा तो वो ऐसे ही तो सोचेगा, यही तो रचना करेगा। कहने का अर्थ क्या है बच्चों कि जो भी व्यक्ति जो है ना, वो इन नदियों को पहले घाटियों में देखता है और फिर समतल में बहते हुए देखता है, मैदानों में बहते हुए देखता है, भयानकता को देखता है, तो बिल्कुल भूल जाएगा कि पहाड़ों में कितनी चंचल और कितनी सुंदर है ना। और फिर जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकता इनकी तारीफ़ करने से और इसी नतीजे पर पहुंचेगा, ऐसा लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भावार्थ है ये समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ की ओर आते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है। अगले पैराग्राफ में लिखा है, अगले पैराग्राफ में, कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाया लेखक ने? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सुनकर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस पैराग्राफ में जो है लेखक क्या कहना चाह रहा है कि शुरुआत ही हो रही है, आप देख लीजिए नाम के साथ में, काका काल लेकर, है ना। काका काल लेकर जी जो है उन्होंने भी क्या किया है कि नदियों को क्या कहा है, संसार की माँ कहा है। क्यों? क्योंकि सारे संसार को जो है ना, जो नदियाँ हैं समान रूप से अपना जल प्रदान करती है। लेकिन लेखक क्या कहता है कि माता बनने से पहले अगर इन नदियों को बेटियों के रूप में देखा जाए, हिमालय की बेटियों के रूप में, तो उसमें क्या हर्ज है ना। क्योंकि लेखक तो यह कह रहा है कि माता से पहले अगर बेटी बुलाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेखक का तो ये भी कहना है बच्चों कि बेटी के बाद आगे चल कर के ये जो नदियां हैं ना, इन्हीं में हम इनका जो वर्णन है वो किसी प्रेमिका के तौर पर भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो भी किसी को कोई इसमें नुकसान या हर्ज नहीं होगा। आगे इसी पैराग्राफ में देखिए लेखक ये भी कह रहा है कि माता के अलावा ममता की जब बात होती है तो एक और धागा यह भी है कि नदियों को, ये जो नदियां हैं इनके साथ हम ममत्व की बात जोड़ सकते हैं। और वो धागा कौन सा है? वो धागा है बहन का, है कि नहीं। लेखक ने ये भी कहा है कि जाने कितने कवियों ने क्या किया है, नदियों को माता प्रेमिका के अलावा बहन का भी स्थान दिया है ना। तो लेखक हमें बताता है कि किस तरह से जो है वो सतलज के किनारे पर जाकर बैठ गया और उनने फिर ये रचना करी, इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर रचना करी, जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, है ना। तो बच्चों अगर एक ओवरऑल बात की जाए कि यह जो पाठ है इतना खूबसूरत इतना सुंदर पाठ है, इसमें कुल मिलाकर के जो लेखक है नागार्जुन, है ना, बहुत ही महान लेखक हैं। तो इन्होंने जो है इस पाठ में हमें क्या बताने की कोशिश की है? इस पाठ में इन्होंने हमें यही बताया है बच्चों कि जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सतलज। ये जो नदियां हैं इनको सिर्फ लेखक जो है वो दूर से देखता है और बहुत ही शांत इन्हें पाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली इन्हें सोचता है। लेखक जो है इन नदियों की तुलना भी जो है वो एक सम्मानित संभ्रांत महिला से करता है ना, जो कैसी है? बहुत ही शांत है। लेकिन लेखक जो है क्या है, फिर ये भी बताता है कि जिस तरह से अपनी दादी, मौसी, माँ, मामी की गोद में खेलता है, उसी तरह से नदियों की धाराओं में डुबकियाँ भी लगाता है। लेकिन क्या होता है कि जब लेखक हिमालय पर जाता है तो वहाँ पर वो नदियों का चंचल रूप देखता है, तो उनकी तुलना जो है वो करता है
बेटियों के रूप में कहता है ना, कितनी दुबली पतली गंगा यमुना सतलज नदियाँ हैं और समतल मैदानों में जाकर के कितनी विशाल हो जाती हैं, है ना। तो लेखक ये बताता है कि हिमालय में ये जो नदियाँ हैं ये बहुत ही सुंदर है, चंचल है ना। तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटियाँ कह करके संबोधित करता है। और चूंकि ये नदियाँ जाकर के समुद्र से मिलती हैं तो वो कहता है कि समुद्र जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि दामाद है हिमालय का, और हिमालय जो है ससुर है। तो हिमालय और समुद्र के बीच में ससुर दामाद का रिश्ता है। और भी बाकी जो अर्थ था वो भी आपने देखा, समझा। अब जो है हमने इस अध्याय की व्याख्या समझ ली है। अब हम बात करते हैं इस अध्याय के अभ्यास की। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे बच्चों भाषा की बात की। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाषा की बात जो है हम सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद में हम अभ्यास पर आएंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है और सुंदर बन जाता है ना। इस वाक्य का क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है कि कई सारी जब हम एक जैसी चीज़ों को प्रकट करते हैं अपने उदाहरणों में, चीज़ों में, तो उसमें क्या होता है कि हमें चीज़ें और ज़्यादा सरलता से समझ में आने लगती हैं। फिर जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ मैं लगाया करता। यह लेखक ने लिखा था। तो इससे क्या हो गया, हमें जो लेखक की भावना है, जो वो हमें बताना चाह रहे हैं, वो और ज़्यादा स्पष्ट हो गया। अब आप चाहें तो अन्य पाठ्यों में जाकर के ऐसे अनेक उदाहरण खोजकर लिख सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना, जिनमें जीवन नहीं है, उनको मानव संबंधी जब हम नाम दे देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी जीवित हो उठी हैं, जीवंत हो गई हैं, उनमें भी जीवन आ गया है। तो लेखक ने भी क्या किया है कि इस पाठ में कई जगह ऐसी आई जहाँ पर ऐसा प्रयोग किया। जैसे अब इसी को देख लीजिए कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि जीवंत लोगों के साथ तुलना हो गई है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, लोक माता कहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से तुलना करने पर जो है, जो निर्जीव वस्तुएं भी हैं वो जीवित हो उठती हैं। पिछली कक्षा में क्या हुआ था बच्चों कि आपने विशेषण और उसके भेद यानी उसके प्रकार से परिचय किया था, है ना। अब नीचे दिए गए विशेषण और विशेष यानी संज्ञा से मिलान आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसका मिलान करना है। संभ्रांत महिला, ठीक है, संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन और घना जंगल। इस तरह से हमने मिलान कर दिया विशेषण का विशेष्य के साथ में कि जंगल तो है लेकिन कैसा है, घना है। महिला है लेकिन कैसी है, संभ्रांत है ना। और नदियाँ तो हैं लेकिन कैसी है, चंचल है। ठीक वैसे ही जैसे आंगन है लेकिन समतल है, और वर्षा हो रही है लेकिन मूसलधार हो रही है, यानी बहुत तेज हो रही है। बच्चों द्वंद्व समास के बारे में हमने देखा था, है ना, पढ़ा था। तो पिछली कक्षा में भी जाना था। तो द्वंद्व समास के दोनों पद जो है ना वो प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि और शब्द जो है वो नहीं दिखाई देता। जैसे राजा रानी, माता पिता, द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी, तो और शब्द यहाँ पे छुप गया। तो पाठ में ना कई जगह पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो खोज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे लिखा है कि नदी को उल्टा लिखने से ना दीन होता है। नदी का उल्टा किया दीन हो गया, जिसका अर्थ होता है गरीब। अब ऐसे हम 5 शब्द चाहें तो खोज सकते हैं जिसमें कि हम जो है इस प्रकार का जो संबंध है, सार्थक शब्द जो है बनाए जा सके, इसे खोज लें। जैसे चना, उसका उल्टा होता है नाच, है ना। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर बताया गया है। ये भी बताया है कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, समय के साथ ना भाषा बदलती है, बिल्कुल बदलती है बच्चों। शब्द बदलते हैं, उनके रूप भी बदलते हैं, है ना। जैसे कि बेतवा नदी के नाम पर दूसरा रूप क्या है, वेत्रवती। अब ऐसे नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से ढूंढकर इनके अन्य नाम रूप भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं आगे।
लिखा क्या है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। ये जो पंक्ति है ना बच्चों, इसमें ही का प्रयोग जो है, ही जो शब्द है, इसके प्रयोग की ओर ध्यान अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ही कैसे खेला करती हैं। तो ये जो ही वाला वाक्य है ना, ये नकारात्मक अर्थ जो है वो दे रहा है। इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके, शायद ही यह बात आ सके, शायद न आ सके यह बात। तो ये जो है नकारात्मक भाव को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, अब यहाँ पे नहीं आया है लेकिन ये सकारात्मक अर्थ निकल रहा है। इन वाक्यों में आप चाहें तो इस प्रकार के 3-3 उदाहरण जो हैं लिख सकते हैं। जैसे लिखा है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका अर्थ तो यही है कि महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। तो नहीं का उपयोग हो रहा है लेकिन नकारात्मक अर्थों में नहीं हो रहा। ये हमें यहाँ पर समझाया है बच्चों, बताया गया है। अच्छा, आगे जब हम अभ्यास को देखें इससे पहले देखिए क्या लिखा है। फूले कदम्ब, केवल पढ़ने के लिए है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन, उन्होंने ही यह लिखा है। कैसे लिखा है, क्या लिखा है। फूले कदम्ब टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब, फूले कदम्ब सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदम्ब, फूले कदम्ब फूले कदम। कदम का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर ये लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं बच्चों अभ्यास वाले हिस्से पे। सबसे पहले अभ्यास का वह सेक्शन हम देखेंगे जिसमें जो है लेख से प्रश्न हमारे सामने, हमारे समक्ष पूछे गए हैं। यहाँ जो उत्तर हैं यह मैंने स्वयं से तैयार किए हैं, लेकिन यह जो उत्तर है यह आपको निर्देशित भी करेंगे कि किस तरह से आप अपना स्वयं का उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रश्न 1 में आप देखेंगे लिखा है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन और रूपों में देखते हैं, ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि नदियों को माँ मानने वाली परंपरा के देश में लेखक नागार्जुन को गंगा और यमुना ऊपर तो दुबली पतली बच्चियों सी लगती है, लेकिन वही मैदान में आकर अपनी बाल सुलभ चंचलता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बाकी हमने पाठ में भी देखा है कि लेखक ये भी कहते हैं कि नदियों को बहन भी मानने में कोई बुराई नहीं है, प्रेमिका के तौर पर भी देखा जा सकता है, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसा लेखक पाठ में कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं बच्चों जिनके सुनते ही एक विशाल नदी की छवि जो है वो आंखों के सामने आ जाती है ना। और अपनी इसी विशालता के कारण, इसी बड़े होने के कारण इसे नदी की जगह नद की संज्ञा दी गई है बच्चों। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के क्या है। लेखक कहता है कि पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है जो न जाने कब से इकट्ठा हुई और हो करके इन दो महानदों के रूप में जो है समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। इसी के बाद लेखक ने यह भी कहा था, पाठ में आपको याद होगा, कि समुद्र जो है वो वाकई जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है जो नदी की इन दो हिमालय की इन दो नदियों का हाथ जो है वो थामे रहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों कि काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो पाठ के अनुसार ही उत्तर देंगे कि काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वे धरती के प्राणियों की रक्षा और उनका लालन पालन एक माँ की तरह करती है। प्यासी धरती जब पानी पीती है तो उसमें से उगी फसल किसान को प्रसन्न करती है और लोगों की भूख मिटाती है। तो इस तरह से जो है आप अपना उत्तर यहाँ पर बच्चों दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। इन प्रश्नों का जो उद्देश्य है, जो उत्तर का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बस आपको निर्देशित करने के लिए है। आप इन्हें एक सुझाव की तरह भी ले सकते हैं कि जब आप अपना स्वयं का उत्तर देना चाहें तो किस तरह से जो है आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब हमारे सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो एक और से अगर हम देखें कि लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है तो आप अपने उत्तर में ज़रूर लिख सकते हैं कि हिमालय की जो
छटा है उसकी अनुपम छटा की प्रशंसा की है, नदियों की प्रशंसा की है, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की प्रशंसा की है, हरी भरी घाटियों की प्रशंसा की है, सफ़ेदा चिनार, चीड़, सरो, देवदार, कैल से भरे जंगलों की, महासागरों की प्रशंसा की है ना। तो उसको आप नपे तुले शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहाँ से निकलने वाली नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, झरनों, गुफाओं, वनों, सागरों आदि की प्रशंसा की है ना। अच्छा, ये जो प्रश्न है ना कि ये वाला, काका काल लेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है, तो इसका जो है मैंने बहुत ही सरल सा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसके उत्तर में ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि ये नदियाँ जो है लोगों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है, माता के समान मानी जाती है। तो एक और तो नदियाँ जो हैं वो हमें पीने के लिए जल प्रदान करती हैं, है ना, जीवनदायिनी कहलाती हैं, जीवन रेखा कहलाती है। वहीं दूसरी ओर जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना खेत के लिए, उसके लिए भी बहुत उपयोगी होती है। मत्स्य पालन आप जानते हैं, मछली पालन होता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सदियों से हमारी जीविका के साधन रही है। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी सिंधु नदी की वजह से ही पड़ा है। नर्मदा के किनारे लाखों वर्ष पहले लोग रहा करते थे। पौराणिक आधार पर भी बहुत पूजनीय है, विशेष तौर पर पूजनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा तक के आप जानते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं, अस्थियों का विसर्जन भी जो है वो नदियों में ही किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और इसके अभ्यास को भी आपने भली भांति जो है वो समझ लिया होगा, सारे प्रश्नोत्तर को समझ लिया होगा, एक एक शब्द के अर्थ को समझा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी बच्चों, अगली नई जानकारी में, नए अध्याय में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।